ग्रेट इवनिंग डियर्स, हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी हमारा खूबसूरत प्यारा अपना चैनल है और इस पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। इसका मतलब कि हम पूरे साल अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर एक पूरी सीरीज कर रहे हैं। पूरा सिलेबस आपको इन डिटेल पढ़ाया जाएगा और ये सारे सब्जेक्ट्स आप वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड या वन ऑफ द हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज से कर रहे हैं। कई वर्षों का अनुभव या बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से बहुत ही डिसेंट और बहुत ही रेप्यूटेड डिग्रीज के होल्डर्स आपको पढ़ा रहे हैं। हम इस पर्टिकुलर सीरीज में क्लास 11 का पूरा कोर्स कर रहे हैं। मैं फिजिक्स डील कर रहा हूं आपके साथ, मेरी टीम बाकी सब्जेक्ट्स देख रही है। 11th क्लास में टॉपिक चल रहा है फ्रिक्शन और बड़ा खतरनाक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है जो बड़ा विशेष है और हर जगह इस्तेमाल होता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरत बन जाती है। सर्कुलर मोशन, वर्क पर एनर्जी, इसके बिना अधूरे हैं। रोटेशन तो पूरा ही अधूरा है, रोलिंग तो पूरा ही अधूरा है। एंगल ऑफ रिपोज आज का एजेंडा है। जैसे पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि हम एंगल ऑफ रिपोज करेंगे और एंगल ऑफ रिपोज के बाद कुछ प्रॉब्लम्स जो रिपोज से जुड़ी हुई और कुछ प्रॉब्लम्स जो रैंडम फ्रिक्शन की हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए एंगल ऑफ रिपोज बिना टाइम वेस्ट किए काम शुरू करते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? तो मैं आपको बताता हूं एंगल ऑफ रिपोज क्या है। तो लेट मी डिस्कस द एंगल ऑफ रिपोज। ये कोई ग्राउंड है, इस पर कोई एक प्लैंक आप रख दीजिए। इस तरह से मैंने ग्राउंड के ऊपर प्लैंक रखा है और प्लैंक के ऊपर आप एक बॉक्स रख दीजिए इस तरह से। क्या है, ब्लॉक स्लाइड करेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों करेगा यार? हाँ नहीं करेगा, लॉजिक है, क्योंकि जमीन पे रखा है। धीरे धीरे इस प्लैंक को आप ऐसे घुमाना शुरू करें, स्लोली स्लोली। जब आप स्लोली स्लोली इसे घुमाएंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका प्लैंक है वो ऐसा हो गया। अब पूरी संभावना है कि ये स्लाइड करे या ना करे। गौर से देखो, इसको नीचे ढकेलने वाला mg sin थीटा है और अगर यहां कोई फ्रिक्शन मौजूद है तो लॉजिकली इसको ऊपर रोकने वाला फ्रिक्शन। जिस वक्त ये mg sin थीटा इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा, स्लाइड होने लग जाएगा। आप धीरे 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 इसको बढ़ाते रहिए, वो नहीं निकलेगा, लेकिन एक ऐसा एंगल आएगा इंक्लिनेशन का, ऐसे है और ये इस पे रखा हुआ है। इंक्लिनेशन बढ़ाते रहिए, कभी ना कभी ये स्लाइड होना शुरू कर देगा। जिस एंगल पर ये स्लाइडिंग अपने आप बिना फोर्स लगाए स्टार्ट हो जाती है, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। देखिए सुंदर डायग्राम आपके लिए। थीटा है, एंगल ऑफ रिपोज दिख रहा है। आप mg cos थीटा, mg sin थीटा, पीछे फ्रिक्शन, ऊपर नॉर्मल लगा लीजिए और फिर कहिए कि ये जिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर अपने आप बिना एक्सटर्नल फोर्स के अपने वेट या वेट के कंपोनेंट की वजह से खुद ब खुद स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज। एकदम आसान है। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी लिखवा देते हैं इसकी। द मिनिमम इंक्लिनेशन of any plane to the horizontal such that the body resting on the inclined plane tend to move down the plane, then this minimum angle of inclination is known as angle of repose। जिस minimum angle of inclination के लिए बॉडी अपने आप स्लाइड होने लग जाती है, इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। दूसरी बात, इस एंगल तक स्लाइडिंग नहीं हुई है, इस एंगल के बाद स्लाइडिंग होगी। समझ आती है बात? जी हाँ, बिल्कुल आती है। आइए करते हैं एंगल ऑफ रिपोज, खेलते हैं। मान लो कि हम एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन पे आ गए, यानी कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया, तो आप इसके ऊपर एक सुंदर सा डब्बा रख दीजिए। डब्बा इसलिए रखते हैं, थोड़ा सिंपल डायग्राम होता है, वरना तो कोई भी शेप हो सकता है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये रिपोज का एंगल है और अगर ये एंगल ऑफ रिपोज है तो लॉजिकली इसे थीटा बोला जाएगा। मैं थीटा आर लिखना पसंद करता हूं ताकि ये अंदाजा रहे, आर स्टैंड फॉर रिपोज, तो रिपोज का एंगल। जो स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है इंक्लाइन और ब्लॉक के बीच में, दैट इज म्यू एस।
और फिर आपको कुछ छोटी छोटी चीजें जरूर दिखेंगी और दिखनी चाहिए, और वो है इसका mg, और फिर mg के छोटे छोटे कंपोनेंट mg sin थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन mg cos थीटा, और अब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन नॉर्मल, और इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन। नाउ नेम देम। ये बेटा इसका mg है और ये बेटा इसका mg sin थीटा है, ये बेटा इसका mg cos थीटा है, ऊपर मेरे बच्चों नॉर्मल है, पीछे मेरे बच्चों फ्रिक्शन है। अब ध्यान देना, अगर ये एंगल है और बढ़ाते जा रहे हैं तो mg sin थीटा बढ़ता जा रहा है, mg sin थीटा बढ़ता जा रहा है तो फ्रिक्शन रोकने के लिए बढ़ता रहेगा, एडजस्टिंग है क्योंकि अभी स्टैटिक है, और फिर ये कभी ना कभी रिपोज के एंगल पे आ जाएगा। अब अगर मैंने और ज्यादा एंगल बढ़ाया तो फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब इस रिपोज के एंगल तक स्लाइडिंग नहीं हुई थी, हाँ, इससे ज्यादा पे हो जाएगी, हाँ, इससे ज्यादा पे फ्रिक्शन नहीं रोक पा रहा, इसका मतलब इस एंगल पे फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग पर आ चुका है। रिपोज के एंगल पर फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग पर आ चुका होता है, तो हम Fs नहीं लिखेंगे, Fs मैक्स लिखेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसे भूलना भी नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट है हम यहां पर एक बार नोट डाउन करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि रिपोज के एंगल पर, प्रपोज नहीं, रिपोज के एंगल पर फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर होता है। रिपोज के एंगल पर फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अच्छा क्या है, स्लाइडिंग हो रही है? अरे कैसे स्लाइडिंग होगी यार, Fs मैक्स है, स्टैटिक है, अभी स्टैटिक है तो रेस्ट पे यार, बात खत्म। अच्छा तो चलो कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। नॉर्मल कितना होगा? तो तुम कहोगे नॉर्मल और mg cos थीटा r आपस में बराबर होंगे। अरे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ना ये अंदर घुस जाएगा ना ऊपर हो जाएगा, तो लॉजिकली इक्विलिब्रियम है, और अलोंग द इंक्लाइन भी इक्विलिब्रियम है क्योंकि अभी ये रेस्ट पर है। तो वी विल बी सेइंग कि Fs मैक्स जो है मेरे बच्चों वो mg sin थीटा r के बराबर है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है सर? वो तो म्यू n होता है। तो दिस इज माय mg sin थीटा r। म्यू s लिखा गया स्टैटिक के लिए, नॉर्मल इज mg और फिर ये cos और ये थीटा r, और ये क्या बन गया बेटा? mg sin थीटा r। देखो बच्चों m से m कैंसिल, तो हमने लिखा g से g भी तो कैंसिल हो रहा है, म्यू s cos थीटा r एंड दैट इज इक्वल टू sin थीटा r। अरे म्यू s को अकेला कर लो यार, म्यू s अकेला हुआ तो क्या बना? sin थीटा r डिवाइडेड बाय cos थीटा r। अरे तो tan थीटा r हो गया, हाँ हाँ tan थीटा r हो गया, तो क्या लिखें? tan थीटा r इक्वल टू म्यू s। अरे वाह, तो थीटा r क्या हो गया? ये बन गया बेटा tan इनवर्स म्यू s। क्या हम यहां तक पहुंच गए कि स्टैटिक फ्रिक्शन के टर्म में हमने थीटा r निकाल लिया? जी हाँ। कितना होगा एंगल ऑफ रिपोज? ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, दिस डिपेंड्स ऑन दिस म्यू, और म्यू का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, और वो तो रिलेटिव रफनेस पे डिपेंड करता है। जी हाँ, रफनेस पे डिपेंड करता है। क्या बात है। ये जो पर्टिकुलर चीज हमने निकाली, जो रिलेशन निकाला ना, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड म्यू s। ध्यान दीजिएगा, ये आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्कूल एग्जाम्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये तो आता ही आता है 100%, और ये भी आता है प्रूव करने के लिए। तो बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, कोई चमत्कार नहीं। अगर आपको ये बात पता है, बस उसके बाद इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है।
एक छोटी सी बात मैं इसके आगे और ले जाता हूं क्योंकि किताबों में नहीं लिखी मिलती है, मिलनी चाहिए इनफैक्ट। अगर मैं tan थीटा s की बात करूं, ये कहां से tan थीटा s नया पैदा हो गया? अरे ये म्यू s होता था यार। ये कैसे पता आपको? अरे एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता था थीटा s, उसी से तो tan थीटा s बनाते थे, वही तो म्यू s बनता था। हाँ, तो व्हाट इज माय थीटा s? तुम कहोगे tan इनवर्स म्यू s। तो ये जो एंगल है मेरे बच्चों, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा स्पेसिफिक होके बोले तो। अब एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज एक जैसे दिख रहे हैं, तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपस में बराबर होते हैं। क्या बात है? हाँ यही बात है, आसान है, याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। डेरिवेशन इज वेरी इजी, तो काम हो ही जाएगा। ये रिपोज है। क्लियर है मेरी बात? मेरे हिसाब से एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, फंडा बिल्कुल क्लियर है, आसानी से समझ आया है। चलिए प्रॉब्लम्स करना शुरू करते हैं। अब देखो, मैं उसी प्रॉब्लम को आगे ले जा रहा हूं, रिपोज की बात। सबसे पहले तो एक बेस बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल, और इस प्रकार से एक ये बनाते हैं। बना लिया, इसके बाद आप एक डब्बा बनाइए, डब्बे को घुमाइए, घुमाकर सेट करिए अपने इंक्लाइन पे, और फिर ये रहा आपका टिंग टिंग। ये एंगल जो है ये मैंने दिया मान लो 53 डिग्रीज, और ये आदमी जो है वो 5 किलोग्राम्स का है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है मेरे बच्चों वो 0.4 लेट से दिया हुआ है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी 0.4 ही है। मैं ये मान लेता हूँ कि दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सर अलग अलग क्यों नहीं ले रहे हो? पहले तो बताया था छोटा है और एक बड़ा होता है, बराबर ले लो, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम में दिया है कि क्या कुछ ऐसा पूछा जा रहा है, विल द ब्लॉक स्लाइड? क्या ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा? पहला सवाल। रिक्वायर्ड फोर्स टू स्टॉप द ब्लॉक। बताइए, दो बातें निकालिए। क्या अपने आप स्लाइड करेगा कि नहीं ये पता करो, दूसरा ये पता करो कि कितनी फोर्स लगाने पर अगर ये चल रहा है तो ये रुक जाएगा। ठीक है, पता कर लेते हैं। दो चार बातें इंपॉर्टेंट है। क्या इधर mg लगेगा? हाँ mg लगेगा। क्या यहाँ mg sin थीटा लगेगा? बिल्कुल लगेगा, इसमें क्या बुराई है? mg cos थीटा लगेगा। क्या नॉर्मल लगने वाला है? जी हाँ। क्या इसको फ्रिक्शन रोकेगा? जी हाँ। सबसे पहली बात, ये नॉर्मल, ये mg sin थीटा, ये जो है दिस इज mg cos थीटा, दिस इज माय फ्रिक्शन। अब स्टैटिक या काइनेटिक उसकी जानकारी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा। जब पता ना हो तो चेक करें। नॉर्मल का तो तय हो गया है कि वो mg cos थीटा से ही दोस्ती रखने वाला और वो वही होगा। और अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को चेक करूं तो बेटे वो म्यू एस एन होने वाला है। और म्यू एस एन का मतलब, मैं म्यू एस को अभी तो ऐसे ही लिख देता हूं, और नॉर्मल की जगह क्या लिखा बेटा? mg cos थीटा। म्यू एस 0.4, मास जो है वो 5 है, g की वैल्यू बेटा 10 है, एंड cos 53 इज नथिंग बट 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल, दिस बिकम 0.4 into 10 3 30। तो मेरे हिसाब से 12 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन आ रहा है। अब देखो कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये mg sin थीटा को रोकना चाहता है फ्रिक्शन, तो mg sin थीटा चेक कर लो कितना है। तो वी आर सेइंग mg sin थीटा कितना है भैया? ये मास है 5, g है 10, sin 53 is 4/5, tan आंसर आया 40 न्यूटन। अरे अरे अरे, रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है और मैक्सिमम फ्रिक्शन बड़ा कम है, तो लॉजिकली ये चलने वाला है। तो हम पहले वाले में बात करेंगे यस इट विल मूव। तो भैया मूव तो करेगा, तो मूव करवा दिया। अब रोकने के लिए क्या करें? देखो क्या करें। ये इंक्लाइन था, और इंक्लाइन अगर हॉरिजॉन्टल से देखोगे तो शायद 53 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब यहाँ पर जो ब्लॉक रखा है उस पर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एंड फ्रिक्शन इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि वो 12 न्यूटन लग जाए। तो लॉजिकली ये चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है? हाँ हाँ चलने वाला है।
अगर इस पर कोई फोर्स न लगाई जाए तो मैं कहूंगा कि एफ नेट कितनी है, तुम कहोगे एफ नेट है 40 माइनस 12, क्या हुआ ये सर 28। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो तुम कहोगे एफ नेट अपॉन मास, तो हम कहेंगे कितना हुआ ये, तुम कहोगे 28, और फिर हम कहेंगे मास कितना है, तुम कहोगे 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ओ बात बन गई साहब, हाँ बन गई। ये एक्सेलरेशन भी फाइंड कर ले, सवाल में तो नहीं दिया, अरे आ गया तो कर लिया यार। सवाल बताओ यार, जो वो था रिक्वायर्ड फोर्स टू स्टॉप द ब्लॉक, अरे आगे 40 से पीछे 12 है, अगर रोकना है तो एफ नेट कितनी होनी चाहिए टू स्टॉप, स्टॉप करने के लिए एफ नेट कितनी चाहिए 0। एफ नेट 0 के लिए मान लिया कि पीछे की तरफ कुछ एफ प्राइम फोर्स लगाई, तो 12 प्लस एफ प्राइम बराबर कितना होना चाहिए 40, तो एफ प्राइम कितनी निकल आई बेटा 28 न्यूटन। जितनी नेट फोर्स आ रही थी उतनी अगर हम और लगा दें अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या रुक जाएगा, हाँ रुक जाएगा, रिक्वायर्ड फोर्स निकाल ली। दिस इज द प्रॉब्लम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो आगे करते हैं, लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम। मैं यहां पर आपको किसी कीमत पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूं, ये टैन 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 लिखा हुआ है, and I am giving you this theta, this is theta, और जो इंक्लिनेशन का थीटा है वो थीटा r से छोटा है। व्हाट इज थीटा r, एंगल ऑफ रिपोज अभी पढ़ा। अगर मेरे इंक्लिनेशन का एंगल थीटा r से छोटा है तो कॉमन सेंस से अपने आप स्लाइड तो नहीं होने वाला, अगर थीटा r से बड़ा होता तो स्लाइड होता, अभी अपने आप से स्लाइड नहीं होगा, ठीक है अच्छी बात है। नहीं होगा तो उसको खींच के कर दें, हाँ करेंगे। आओ देखो चिपकाओ से, यहाँ चिपक गया भाई साहब। अब देखो गौर से, इस पर अगर वेट लगाओ तो वर्टिकल डाउनवर्ड, इधर देखो तो mg sin थीटा, इधर देखो तो mg cos थीटा, ऊपर देखो तो नॉर्मल, और पीछे देखो मेरे बच्चों, अभी मत देखो, ठीक बस ये ऐसा कुछ है। तो मैं यहाँ पे इसको mg लिख देता हूँ, mg sin थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पे mg cos थीटा लिख देता हूँ, ऊपर मेरे बच्चों नॉर्मल लिख देता हूँ। एंड आई से फाइंड फोर्स फॉर विच द ब्लॉक डजंट स्लाइड, ये स्लाइड नहीं करता। कितनी फोर्स के लिए स्लाइड नहीं करेगा, तो हमने कहा ठीक पता करते हैं। फ्रिक्शन पीछे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। ये अपने लिमिटिंग पे है कि नहीं, ना लिमिटिंग पे नहीं। क्यों नहीं है लिमिटिंग पे, अरे लॉजिक है यार कि थीटा r से छोटा है इंक्लिनेशन का एंगल, तो mg sin थीटा फ्रिक्शन की लिमिटिंग से बराबर या बड़ा नहीं होगा, तभी तो रुका हुआ है, हाँ रुका हुआ है। तो एक काम करो ना, कहानी में ट्विस्ट लाओ और तुम जानबूझकर नीचे फोर्स लगाओ, और जब तुम इस पर नीचे फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फोर्स लगाओ फ्रिक्शन और बढ़ेगा, और फोर्स लगाओ फ्रिक्शन और बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी फ्रिक्शन अपने एफएस मैक्स पर पहुंच जाएगा। हाँ पहुंच जाएगा, और अगर पहुंच जाएगा तो इसके बाद अगर तुम और फोर्स को बढ़ा दो तो फ्रिक्शन इसे रोक नहीं पाएगा, ये स्लाइड करने लग जाएगा। इसका मतलब डाउन द इंक्लाइन अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो एफएस मैक्स की कंडीशन तक ये नहीं चलेगा, उसके बाद चल जाएगा। तो केस 1 इसमें जो सॉल्यूशन में बनता है वो ये है कि डाउन द इंक्लाइन क्या बातें होंगी, डाउन द इंक्लाइन। अब डाउन द इंक्लाइन जो बातें होंगी उसमें आप देखें कि F एक्सटर्नल जो मैंने लगाया प्लस mg sin थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू fs max, और अगर मैं इस fs max की चर्चा करूं तो वो तो μs into n होगा, और μs ऐसा ही रहा, और नॉर्मल सबको पता है कि वो mg cos थीटा के बराबर आने वाला है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। तो mg cos थीटा में लिख देता हूं, और यहां पर लिखा हुआ है f plus mg cos sin थीटा। तो व्हाट्स माय f? f is mu s cos थीटा माइनस sin थीटा, और ब्रैकेट में बाहर जो है वो आ गया mg। दिस इज द फोर्स डाउन द इंक्लाइन, जो मैं मैक्सिमम लगा सकता हूं डाउन द इंक्लाइन कि इतनी फोर्स तक ये नहीं चलेगा। तो मतलब डाउन द इंक्लाइन के अंदर जो मेरा केस बन रहा है वो ये है कि फोर्स 0 या 0 से बड़ा
और जो मैंने यहां पर निकाला हुआ है दैट इज mg और ब्रैकेट में म्यू एस cos थीटा माइनस sin थीटा, इसके बीच में अगर होगा तो ब्लॉक नहीं चलेगा, फोर्स अगर इससे ज्यादा हो गई तो चल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ध्यान रखें, डाउन द इंक्लाइन के लिए मैंने बातें की, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसे ऊपर की तरफ खींचे, ऊपर की तरफ खींचे तो भी ये ना चले। हाँ, अगला जो केस है इसका दैट इज अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन। तो आओ जरा अप द इंक्लाइन की बातें करते हैं। अप द इंक्लाइन देखना क्या होगा। मैं जरा डाउन द इंक्लाइन वाले को इरेज कर देता हूं पूरी कहानी, ठीक। एंड आई एम डीलिंग विद नाउ अप द इंक्लाइन, इरेज कर देते हैं, और यहां पर इसे भी इरेज कर देते हैं, और यहां इसे भी इरेज कर देते हैं, ठीक। अप द इंक्लाइन की बात करूंगी, मैंने अप द इंक्लाइन फोर्स लगाई F, और सेकंड केस क्या था बेटा हमारा, अप द इंक्लाइन, ये था। फोर्स लगाई ऊपर, और फोर्स लगाई, और फोर्स लगाई, और फोर्स लगाई, बढ़ाते जा रहे हैं, कभी ना कभी हमारी टेंडेंसी हो जाएगी ब्लॉक को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगेंगे, तो फिर फ्रिक्शन को ये बात पसंद नहीं आएगी, और फ्रिक्शन जो है वो नीचे आ जाएगा। कैसे? अरे जब तुम ऊपर खींचोगे यार तो फ्रिक्शन रोकने के लिए नीचे आएगा, तुम और फोर्स बढ़ाओ फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ाओ फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ाओ फ्रिक्शन बढ़ेगा, कभी ना कभी अपने लिमिटिंग पर आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं ताकि ब्लॉक स्लाइड ना करे, वो एफएस मैक्स की कंडीशन तक लगा सकते हैं। तो आपको इस कंडीशन में दिखाई दे रहा है कि जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो mg sin थीटा प्लस एफएस मैक्स के बराबर है, और आपको यहां दिख रहा है कि दिस इज mg sin थीटा प्लस म्यू एस mg cos थीटा के बराबर है। तो दिस f इक्वल टू mg, मेरे बच्चों कॉमन, तो आप लिख रहे होंगे sin थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा, दिस इज द रेंज। फिर मैं कहूंगा कि f की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 0 से बड़ी हो, और जो मैक्सिमम हो सकती है दैट इज अगेन mg ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा, ये वो फोर्स हो सकती है। इस फोर्स के इससे पहले वाला देख लीजिए, यहाँ माइनस आ रहा था, इधर देख लीजिए प्लस आ रहा है। डाउन द इंक्लाइन पिछला वाला और अप द इंक्लाइन ये, इस रेंज के बीच में आप कोई भी फोर्स लगाएंगे ब्लॉक नहीं चलेगा। इससे कम मतलब डाउन द इंक्लाइन इससे ज्यादा, और अप द इंक्लाइन इससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाकर ये ब्लॉक चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो फ्रिक्शन ना सिर्फ ब्लॉक को स्टेबल करता है बल्कि एक रेंज ऑफ फोर्स प्रोवाइड करता है कि एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ फोर्स तक पार्टिकल स्लाइड नहीं करेगा। फ्रिक्शन ये सारे काम करता है। फिलहाल ये जो दो प्रॉब्लम्स मैंने कराई, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आती हैं, बहुत जरूरी है आपको करना, इससे फ्रिक्शन का नेचर समझ आता है। यहाँ के बाद मैं थोड़ा पॉज लूंगा, अगला एक और लेक्चर करेंगे हम जिसमें प्रॉब्लम्स करेंगे, और वेरियस प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब बहुत मिसलेनियस टाइप के कहीं के कॉन्सेप्ट उठाकर हम प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे। और आज के लेक्चर को रोक लेते हैं, इसके बाद मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड का कॉन्सेप्ट बाकी है, वो सारी चीजें हैं, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। तो आप आज नहीं जाते वरना बहुत लंबा हो जाएगा, तो आई एम डीलिंग विद दिस मच ओनली। एंगल ऑफ रिपोज एजेंडा था फिलहाल, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के लिए और प्रॉब्लम्स की डिटेल जानकारी के लिए पूरे साल में फॉलो करते रहिए ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन एंड अगेन। आपने आरटी एकेडमी को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, शेयर नहीं किया है तो भी कर लीजिए। आरटी एकेडमी पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, और मिलेंगे अगले लेक्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ। अगला लेक्चर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होगा, फ्रिक्शन की सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।